आज की क्लास में हम देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीति या ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। तो इसके तहत हम मुख्य रूप से 3 व्यवस्था देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, फिर हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद हम देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है इसका अन्य नाम हो जाएगा इस्तमरारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था या फिर इसे ही जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, मालगुजारी व्यवस्था व विस्वेदारी व्यवस्था। इन सभी नामों से जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जाना जाता है। हमें सभी के सभी नामों को याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। प्रारंभ करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त के प्रारंभकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जबकि जनक हो जाएंगे फिलिप फ्रांसिस। अब हम देखेंगे क्षेत्र, कहाँ कहाँ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा रियासत में। कब लागू किया गया था? 1793 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेट भी इंपॉर्टेंट है कि कब लागू किया गया था, 1793 में। और कहाँ कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा रियासत में। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं लागू वर्ष। शुरुआत में यह व्यवस्था 10 वर्ष हेतु निश्चित की गई थी। कब? 1790 ईस्वी में। परंतु 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू कर दिया गया। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 1790 ईस्वी में। परंतु 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू कर दिया गया। यदि पूछे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कब लागू किया गया था, तो हमें डेट याद रखना है, 1793 ईस्वी। देखते हैं लगान वसूली जमींदारों से। कृषकों से लगान वसूली का कार्य जमींदारों को सौंपा गया। वह मतलब जो जमींदार है भूस्वामी के रूप में लगान का 1/11 भाग अपने पास रखते थे। शेष 10/11 भाग कंपनी को सौंप दिया जाता था। यह ब्रिटिश भारत के 19% भाग में लागू किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह ब्रिटिश भारत के 19% भाग में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। फिर जो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था उसके तहत राजस्व संग्रहण का समस्त जो कार्य है जमींदारों को सौंपा गया था। देखते हैं 1794 में पारित सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम के अनुसार निर्धारित तिथि को भू राजस्व जमा नहीं करने वाले जमींदारों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सूर्यास्त नियम होता क्या है करके पूछा भी जाता है, और कब पारित किया गया था यह भी पूछा जाता है, 1794 में। जबकि जो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है 1793 में लागू किया गया था। हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनका कार्यकाल 1786 से लेकर के 1793 तक था। तो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी और 1794 में सूर्यास्त जो नियम है लागू किया था। तो एक बार फिर से देखेंगे कि 1794 में पारित सूर्यास्त नियम। तो सूर्यास्त नियम के अनुसार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व जमा नहीं करने वाले जो जमींदारों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। नोट में हम 2 पॉइंट याद रखेंगे। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। फिर है दूसरा पॉइंट है कि जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया था। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि रैयत का अर्थ होता है किसान। लागू वर्ष 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था और जन्मदाता है कर्नल रीड व टॉमस मुनरो। एक प्रश्न यह भी बनता है कि जो टॉमस मुनरो हैं वह कब से कब तक मद्रास के गवर्नर थे? तो 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी तक टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और टॉमस मुनरो को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। मुनरो का एक कथन भी था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। कथन भी पूछा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे कि जो टॉमस मुनरो है इनका एक कथन था, रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। जनक के रूप में हम याद रखेंगे टॉमस मुनरो को। जबकि 1792 में कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कहाँ? मद्रास के 12 महल जिले में।
यदि ऑप्शन में दोनों हो, रीड और मुनरो, तो हम दोनों को लेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके जनक टॉमस मुनरो थे, जबकि 1792 में कर्नल रीड ने शुरुआत की थी। अब देखते हैं क्षेत्र की कहाँ कहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। मद्रास प्रांत में, असम में व मुंबई में, लेकिन सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। प्रावधान ब्रिटिश शासकों के द्वारा जीते गए भारतीयों के 51% क्षेत्रफल में लागू किया गया। बम्बई में यह व्यवस्था एल्फिस्टर द्वारा लागू किया गया। किसानों को कुल उपज का 30% अंग्रेजों को लगान के रूप में देना पड़ता था, उत्पादन नहीं होने पर भी देना पड़ता था। तो याद रखेंगे कि जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वह 51% क्षेत्रफल में लागू किया गया था। बम्बई में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है एल्फिस्टर द्वारा लागू किया गया था। किसानों को कुल उपज का 30% अंग्रेजों को लगान के रूप में देना पड़ता था, उत्पादन नहीं होने पर भी देना पड़ता था। इस प्रणाली के अंतर्गत लगान के लिए कृषकों के साथ व्यक्तिगत रूप से समझौते किए गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ ही होता है किसान, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान जो है वह सीधे के सीधे किसानों से वसूल किया जाता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में राजस्व संग्रहण का समस्त कार्य जमींदारों को सौंपा गया था। तो हम तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जो है सीधे के सीधे किसानों से वसूल किया जाता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में राजस्व संग्रहण का समस्त कार्य जो है जमींदारों को सौंपा जाता था। नोट में हम याद रखेंगे कि सरकार रैयत को पट्टा देती थी तथा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब हम देखेंगे माहलवाड़ी व्यवस्था, या इसे ही ताल्लुकदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। माहल का अर्थ होता है गांव। जन्मदाता है मार्टिन बर्ट व हाल्ट मैकेंजी। क्षेत्र कि कहाँ कहाँ माहलवाड़ी जो व्यवस्था है लागू किया गया था, संयुक्त प्रांत, ये इसे ही अवध के नाम से भी जाना जाता है, या उत्तर भारत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू किया गया था। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब देखेंगे प्रावधान। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समस्त ग्रामीणों की उत्पादकता के आधार पर किया जाता था। गांव के मुखिया के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में समस्त लगान को वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। लगान उपज का 30% था। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था। एक बार फिर से देखेंगे। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समस्त ग्रामीणों की उत्पादकता के आधार पर किया जाता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में उत्पादन नहीं होने पर भी राजस्व जो है वसूल किया जाता था, और माहलवाड़ी व्यवस्था में समस्त ग्रामीणों की उत्पादकता के आधार पर जो है राजस्व वसूल किया जाता था। गांव के मुखिया के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में समस्त लगान को वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। माहलवाड़ी व्यवस्था में माहल का अर्थ ही होता है गांव, तो गांव के मुखिया के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में समस्त लगान को वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। यहीं पे हम तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से समझौते किए जाते थे, मतलब किसानों से सीधे के सीधे जो राजस्व है वसूल किया जाता था। और माहलवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया के द्वारा जो है निर्धारित समय सीमा में समस्त लगान को वसूल कर ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। लगान उपज का 30% था। माहलवाड़ी व्यवस्था में जो लगान है उपज का 30% था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी जो है लगान उपज का 30% था। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। माहलवाड़ी जो व्यवस्था है वह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू किया गया था, जबकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। तुलनात्मक रूप से याद रखेंगे तभी हमें अच्छे से याद रहेगा। 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रथम बार अवधारणा दी गई या पहल की गई। 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रथम बार
महलवाड़ी की अवधारणा दी गई या फिर पहल की गई थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में हम याद रखेंगे हाल्ट मैकेंजी को, और 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देख रेख में महलवाड़ी पुनः प्रारंभ किया गया। यह उत्तर भारत में महलवाड़ी के जनक के रूप में हम मार्टिन बर्ड को याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हम हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड दोनों को लेंगे। नोट, बंबई प्रांत में एल्फिस्टर के द्वारा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था।